गुड इवनिंग मेरे डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे सिविक्स। क्या पढ़ रहे थे? सिविक्स। और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई को जो है कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है कि सिविक्स पढ़ रहे थे और सिविक्स हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं और ये तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर का ये जो है कि पार्ट 5 है और आज आप लोग का पूरी तरह से ये ख़त्म हो जाएगा। आज आपका पूरी तरह से चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, इस बात को आप रखिए कि थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा देना होगा, लेकिन ये सारा चैप्टर आपका जो है आज समाप्त हो जाएगा। ओके, तो आज आप लोग को ध्यानपूर्वक और पूरी मन के साथ पढ़ना है। तो हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे और अब अगला पार्ट मतलब ये वर्तमान का जो पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है? चुनाव में लोगों की भागीदारी। क्या पढ़ना है? चुनाव में लोगों की भागीदारी। क्या पढ़ना है? चुनाव में लोगों की भागीदारी। तो चुनाव जैसे होते हैं तो उसमें लोग भागीदार होते हैं, मतलब लोग जो है भाग लेते हैं। जैसे कोई चुनाव लड़ने के लिए भाग लेता है, जैसे बहुत सारे एमएलए के पद के लिए जो है लड़ने के लिए भाग लेते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है चुनाव में वोट देने के लिए भाग लेते हैं, है कि नहीं। डायरेक्ट हम पढ़ाई स्टार्ट कर दिए, किसी प्रकार का कोई बातचीत नहीं। आप लोग जो है कि यदि जुड़ रहे हैं तो जुड़ जाइए, नहीं जुड़ रहे हैं तो बाद में जुड़ रहे हैं तो शुरुआत से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि शुरुआत से देखने से ही फायदा होगा। पार पार करके यदि देख रहे हैं तो इसमें से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। या तो आप वीडियो देखिए या तो आप वीडियो ना देखें। आप दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप वीडियो देखिए अन्यथा आप वीडियो को ना देखें। मतलब आप यदि देखना चाहते हैं देखिए, नहीं देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते हैं तो नहीं देखिए, लेकिन जो देखना चाहते हो क्लियर देखो, नहीं देखना चाहते हो तो नहीं देखो। ये मेरे तरफ से थोड़ा जो है जो बात थी वो आप लोग को बता दिए। अब हम लोग चुनाव में लोगों की भागीदारी तो क्या होते हैं हमें अभी बताएं कि कुछ लोग जो है चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। जैसे एमएलए हैं, एमएलए बहुत सारे एमएलए के पद में खड़ा होता है, लेकिन उसमें एक व्यक्ति जो है जीतता है। उसी प्रकार एमपी है, एमपी का चुनाव होता है तो बहुत सारे लोग खड़ा होते हैं, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति जीता है। उसी प्रकार से क्या है कि बहुत सारे लोग जो है कि चुनाव में खड़े नहीं होते हैं, चुनाव में खड़े नहीं होते, लेकिन वो क्या करते हैं चुनाव में भाग लेते हैं। तो किस प्रकार भाग लेते हैं? वो चुनाव में अपना वोट देकर भाग लेते हैं। मतलब एक व्यक्ति जो है कि खड़ा होता है, एक व्यक्ति जो है कि खड़ा नहीं होता है तो भी चुनाव में जो है भाग ले रहा है। मतलब एक व्यक्ति यदि खड़ा हो रहा है तो भी वो चुनाव में भाग ले रहा है, और एक व्यक्ति यदि खड़ा नहीं हो रहा है तो भी जो है कि चुनाव में भाग ले रहा है। किस प्रकार ले रहा है? एक वोट देने के लिए भाग ले रहा है, तो दूसरा जो है कि चुनाव में खुद जीतने के लिए भाग ले रहा है। तो दो प्रकार से भाग यहाँ पर लिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या हम लोग को दिया गया है। तो क्या चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका यह देखना है कि इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं, मतलब कितने लोग जो है इसमें भाग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। या भी जो है कि चुनाव को जो जांचने का एक प्रक्रिया को समझा गया है। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। मतलब निष्पक्ष यदि चुनाव नहीं होगा तो क्या होगा कि सब लोग यदि जानेगा कि फलना आदमी जो है एक व्यक्ति है जो बार बार जीत जाता है, उसको जो हराना मुश्किल है और ये धांधली हो रहा है, चुनाव धांधली हो रहा है। मैंने सारा वीडियो में जो ये क्वेश्चन जो है कि रख दिया है कि सत्ता क्या होता है, धांधली क्या होता है, चुनाव आयोग क्या होता है। तो ये सारे आप प्रश्न यहाँ पर ना पूछें। आपको यदि समझ में ना आए तो पिछले वीडियो को आप पूरी तरफ से देख लें, है ना। क्योंकि यदि हम पुराने सवाल को यदि आप लोग से डिस्कस करने लगेंगे तो फिर चैप्टर कभी खत्म ही नहीं होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको जो समझ में नहीं आए और जो चीज़ हम समझा दिए हैं उसको जो आप जो है कि वहाँ पर समझने का प्रयास करें। ऐसा सवाल पूछें जो जेन्युइन सवाल हो, जो आपको जो है मतलब कि कुछ आगे बढ़ाएं। तो ये भी बात है। तो मैं कुछ सवाल ले लूँगा, लेकिन आप लोग जो है कि सही सवाल पूछेगा तभी मैं लूँगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखा जाता है कोई व्यक्ति यदि बार बार जीतेगा और किसी प्रकार का सेटिंग वेटिंग होगा तो क्या है कि लोग जो है कि भागीदारी करना ही नहीं चाहेंगे, चुनाव लड़ना ही नहीं चाहेंगे। तो उसको लगेगा कि बार बार तो ये व्यक्ति जीतता है, इसका पास पूरा जो है कि सेटिंग है, पूरा तरह से जो है सिस्टम को सेट करके रखा हुआ है, इसी कारण से चुनाव लड़ रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है कि चुनाव ऑटोमेटिकली ही नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ पर भी उस बात को जो है रखा गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे, मतलब छोड़ते जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है छोड़ते जाएंगे। अब इन लेखा चित्रों को पढ़िए और भारतीय चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालिए। यहाँ पर जो लेखा चित्र मतलब क्या है, जो यहाँ पर 1, 2 जो दिया हुआ है इसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है ये जो लेखा चित्र है। तो इसको जो है पढ़ने के लिए बोला गया है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से लोग जो है भाग लेते गए हैं। चुनाव का वर्ष है और चुनाव का वर्ष में किस तरह से लोगों ने जो है कि भाग लिया नहीं लिया। तो ये सारे बातों को जो यहाँ पर लेखा चित्र से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें
और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 जो है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी प्रकार कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके यहाँ पर बोलिएगा, तब हम नेक्स्ट डे जो है आप लोग का वीडियो जो है इसमें कुछ और ऐड करके या जोड़कर जो है कि बनाकर आप लोग को सामने वीडियो पेश होगा। हाँ, लेकिन जो लोग जो है कि जुड़ रहे हैं, नए नए लोग जो जुड़ रहे हैं, तो आप लोग से अनुरोध है कि पहले आप पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, पार्ट 4 देखिए, तब यहाँ पर आओ। नहीं तो आपको जो है कि आपके दिमाग के लेवल से बाहर चला जाएगा। यहाँ पर वही व्यक्ति जो देख सकता है जो रेगुलर वीडियो देख रहा है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति जो आज अचानक आ गया है और ये बोलेगा कि हमको समझ में आ जाए, तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है। क्योंकि 6 लोग जो है पिछले बार आप लोग वीडियो में जुड़े थे तो 2 लोग एक्स्ट्रा थे, 4 लोग रेगुलर थे लेकिन 2 लोग एक्स्ट्रा थे। तो एक्स्ट्रा वालों के लिए थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप लोग जो है कि पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, पार्ट 3 देखो, पार्ट 4 देखो, उसके बाद जो है कि पार्ट 5 इसको देखिए। ये कंप्लीट आज ये वीडियो जो आपको कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर आपको जो है हम कंप्लीट करके ही रहेंगे आज। तो हम लोग पॉइंट 1 देखते हैं। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतलब कितने लोग जो है कि वोट दे रहे हैं उसके आंकड़े से बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोग ने असल में मतदान किया। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, जब मतदान होता है तो मतदान के समय जो है कि सारे लोग मतदान नहीं करते हैं। तो उसमें मान लीजिए किसी गांव में, यदि आप जिस गांव में रहते हैं वहां पर भी देखिएगा तो आपको जितने लोगों का वोटर लिस्ट में नाम होता है उसमें से जो उपस्थित घर में उपस्थित भी रहता है उन लोग भी जो मतदान नहीं करता है। इससे क्या होता है, इससे ये भी हो सकता है कि आपका मतदान जो है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो है किया जा रहा हो, या फिर आपका जो इसी को चुनाव धांधली भी कहते हैं। मतलब एक जगह आपका नाम है, आपका वोटर लिस्ट में नाम है, आपने जो मतदान करने के लिए आप मतदान केंद्र तक पहुंचे नहीं, तो क्या है कि लोगों ने सोचा कि चलो ये तो आएगा नहीं, पूरा कंफर्म हो गया, ये तो वोट करने आएगा नहीं। और जब ये वोट करने के लिए आएगा नहीं तो इसको जो है उसके जगह कोई फर्जी व्यक्ति को जो है वोट करवा कर वो अपना पार्टी के लिए वोट करवा देता है, अपने व्यक्ति के लिए वोट करवा देता है। ये चुनाव धांधली में ही आता है। तो यहाँ पर जो है कि आप लोग का ये जागरूक होना चाहिए कि घर का जितने भी सदस्य है उसे वोट करने जाना चाहिए। यदि आपका एज 18 वर्ष है और आप वोट देने का योग्य है और आपके पास या ड्राइविंग लाइसेंस है, या तो आपके पास राशन कार्ड है, या तो फिर आपके पास जो है वोटर ID कार्ड है, तो आप वोट देने के लिए योग्य है, आप जाकर वहाँ पर जो है कि वोट कर सकते हैं। ऐसा जो है सरकार का जो है दिशा निर्देश है। उसके बाद जो मतदान केंद्र में होगा उसके अनुसार से वोट लिया जाता है। लेकिन आपको इतना, यदि आपके पास इतना चीज़ है तो आप जो है कहीं पर जाकर वोट दे सकते हैं। कहीं पर मतलब अपने केंद्र पर जहाँ पर आपका नाम आया हो, जिस केंद्र में आपका नाम हो वहाँ पर आप जो है वोटिंग कर सकते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। मतदान का योग्यता, मतदान का योग्यता मतलब मतदान करने की योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष होनी चाहिए। कोई व्यक्ति यदि वोट देना चाहता है तो उसके पास ये 3 चीज़ जो अभी मैंने बताया, उसके साथ साथ क्या है कि उसके पास 3 चीज़ होना चाहिए और साथ में उसका एज जो है कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, तभी जाकर वो वोट देने के लिए योग्य होता है। अब यहाँ पर असल में मतदान किया गया हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वोट होता है तो उसका प्रतिशत तुरंत निकाल दिया जाता है कि किस जगह में कितना प्रतिशत वोट हुआ, किस जगह में कितना नहीं हुआ, कहाँ क्या हुआ, ये सारा जो प्रतिशत तुरंत है। आप जो है यदि न्यूज मीडिया में देखिएगा, आप न्यूज चैनल में देखिएगा तो आपको जो है तुरंत वहाँ पर देखते और तुरंत मिल जाएगा। और साथ में जो है कि वहाँ पर जहाँ पर वोटिंग होता है वही जो है कि प्रतिशत निकाल कर आपको जो है कि दे देगा कि कितना प्रतिशत वोट हुआ है, कितना प्रतिशत नहीं हुआ, ये भी होता है। और आगे देखते हैं, ये सब मुश्किल काम अब नहीं रहा। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। मतलब जो उत्तरी अमेरिका जो है और यूरोप है उसका जो मतदान प्रतिशत है वो गिरा है। मतलब लोगों ने वोट देने में कमी आई है। भारत में या तो स्थिर रहा है या ऊपर गया। मतलब भारत में क्या या तो स्थिर रहा, बराबर रहा है, या तो फिर ऊपर गया, लेकिन नीचे जो है कि नहीं आया है। तो ये चलिए अच्छी बात है, कम से कम नीचे नहीं आया है लेकिन ऊपर गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब जो हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर मतदान प्रतिशत है। देखिए ऊंची जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति, ये किस प्रकार से दिया गया है, ये आप लोग जो है कि एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। क्या करना है, एक बार ध्यानपूर्वक जो है आप लोग को देखना है ना। और इसमें यदि समझ ना आए तो हमें जो है सवाल पूछना है, सवाल पूछ लीजिएगा। मैं जो है कि आप लोग के लिए 24 आवर्स जो है कि रेडी हूँ आंसर करने के लिए। भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब निरक्षर, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं वो निरक्षर कहा जाता है, और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। मतलब क्या है, जो अमीर लोग हैं उससे ज़्यादा यदि मतदान की बात किया जाए, जो अमीर लोग जो गिनती आते हैं जिसको अमीर कहते हैं, उससे ज़्यादा कौन लोग वोट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, गरीब जो लोग हैं वो जो वोटिंग कर रहे हैं। निरक्षर है वो लोग जो है जो नीचे निरक्षर मतलब पढ़े लिखे नहीं, वो भी वोट करने जा रहे हैं। कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या मतदान करते हैं। मतलब जो कमज़ोर लोग हैं जिसके पास
पैसा वैसा नहीं है, घर द्वार नहीं है, वो लोग ज़्यादा मतदान करते हैं। जिसके पास पैसा उन लोग जो है, जो शिक्षित है, इसका मतलब क्या है, जो शिक्षित है, जो अमीर है, उन लोग वोट नहीं करते हैं। मतलब देखिए दुर्भाग्य, शिक्षा लेने के बाद आदमी को वोट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भारत में कुछ उल्टा ही हो रहा है। मतलब शिक्षा लेने के बाद में जो लोग वोट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जो है कि निकल रहे हैं, बोलो ये मेरा काम नहीं है। लेकिन देखिए गरीब आदमी लोग देखिए किस प्रकार से जो है कि किताब के अनुसार देखा जाए तो गरीब लोग जो है अधिक वोट कर रहे हैं, निरक्षर लोग जो है ज़्यादा वोट कर रहे हैं, कमज़ोर लोग जो है कि ज़्यादा वोट कर रहे हैं, पिछड़े लोगों जो है कि वो लोग ज़्यादा वोट कर रहे हैं, और जो अमीर लोग हैं उसमें से कुछ लोग जो है कि वोट कर रहे हैं। जो आपके किताब ने लिखा हुआ है आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने से बोल रहे हैं। जो यहाँ पर किताब में बताया गया उसी बात को मैं बता रहा हूँ। यदि आपको लगता है कोई अमीर व्यक्ति और उसको यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जो है इसका शिकायत, किताब का जो शिकायत आप जो है कर सकते हैं। झारखंड सरकार से आप जो है कि शिकायत कर सकते हैं। एनसीईआरटी के खिलाफ आप जो है कि जा सकते हैं, क्योंकि मैं जो है कि एनसीईआरटी किताब को ही लेके पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें जो लिखा हुआ है वही चीज़ हमें यहाँ पर बता रहा हूँ। पश्चिम के लोकतंत्रों में स्थिर स्थिति इससे उलट है। मतलब जो है पश्चिम मतलब क्या, पश्चिम मतलब आप समझे पश्चिम दिशा नहीं, पश्चिम देश मतलब क्या, इंग्लैंड, यूरोप के कंट्रियाँ, और यूके मतलब क्या 27 कंट्री आ जाता है, तो उसमें है ना यूनाइटेड किंगडम, और इधर जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये सब सारा चीज़ में वहाँ पर जो है इसका उलट है। मतलब क्या है, वहाँ यहाँ पर गरीब लोग वोट कर रहा है देख, तो वहाँ पर अमीर लोग ज़्यादा वोट कर रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उलट है। अमेरिका में गरीब लोग, अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान करते हैं। मतलब ये सारे जो है कम मतदान करते हैं। मतलब भारत में गरीब लोग ज़्यादा मतदान करते हैं, शिक्षित लोग कम मतदान करते हैं। उसी प्रकार जो है कि वहाँ पर जो है कि जो पढ़े लिखे हैं उन लोग ज़्यादा मतदान करते हैं। ये तो उल्टा वाला बात हो गया है कि नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 3। कहाँ चल रहे हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 3। तो 3 में क्या लिखा हुआ, भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। मतलब जो गरीब आदमी है उसको लगता है, कि मेरा जो चुनाव में समय में वोट हम करते हैं उसे सरकार का जो है कि चोट पहुंचा सकते हैं। यदि हमको ये सरकार पसंद नहीं है तो सरकार को जो है कि हम बदल सकते हैं, सरकार को जो है मजबूर कर सकते हैं, गरीबों का सेवा करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये सारे बात किसको लगता है, तो ये बात सारे जो लगता है किसको लगता है, एक गरीब आदमी को लगता है, एक अशिक्षित व्यक्ति को लगता है। और ये लोग जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करते हैं। क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करते हैं। कहाँ पर वोट करते हैं, अपने मतदान केंद्र में वोट करते हैं, है ना। समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख कर बताइए जल्दी से। अब हम लोग जल्दी से आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, क्या आंकड़ा दिया है देखिए, क्या लिखा है 3 नंबर। क्या आपको लगता है कि आपके वोट का से फ़र्क पड़ता है, तो जी हाँ, हम लोग के वोट से ही फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हम ही लोग का वोट से जो है कि कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो कोई प्रधानमंत्री बन जाता है कि नहीं। तो वोट से तो फ़र्क पड़ेगा ही, फ़र्क पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर 3 जो दिया गया है, आपको जो लगता है बताइएगा। तो फ़र्क पड़ता है, तो फ़र्क पड़ता है वो जो है कि आपका 67% जो है कि लोग बोलता है कि फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है जिसमें जो है 3 भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पर आप कलर देख सकते हैं, कलर के अनुसार जो है सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है फ़र्क पड़ता है, तो कितने लोगों को लगता है, 100 व्यक्ति में से 67 लोगों को लगता है, 67% लोगों को लगता है कि फ़र्क पड़ता है। और फ़र्क नहीं पड़ता है ये जो है कि आपका 18% लोगों को लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। कितने प्रतिशत लोगों को लगता है, 18% लोगों को लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ता है। और 15% को लगता है पता ही नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। मतलब मुझे जो है कि कुछ पता ही नहीं है। तो ये कितने प्रतिशत को लगता है, 15% लोगों को लगता है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 में जाते हैं। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की सक्रियता बढ़ी है। मतलब बहुत सारे लोग जो चुनाव में भाग लेने लगे हैं। कुछ लोग चुनाव में खुद खड़ा हो रहे हैं, तो कुछ लोग जो है कि वहाँ पर मतदान कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद खड़े हो जाते हैं, और कुछ लोग जो है कि यदि खड़ा नहीं हो रहे हैं तो जागरूक हैं और जो है मतदान कर रहे हैं, है कि नहीं। अब आगे चलते हैं। 2004 में चुनाव में 1/3 से ज़्यादा मतदाताओं ने चुनाव अभियान वाली गतिविधियों में किसी न किसी तरह की
भागीदारी की आधे से ज़्यादा, मतलब यहाँ बोल रहा है कि 2004 में जो है ना चुनाव में 1/3 से ज़्यादा लोग जो है कि किसी न किसी प्रकार से मतदान केंद्र में गए और वोट किए और भाग जो है लिए, किसी न किसी तरह से भागीदारी की। आधे से ज़्यादा लोगों ने खुद को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे, आधे से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिसने जो है बताया कि मैं इस दल के करीब हूँ, मतलब इस दल के लिए मैं काम कर रहा हूँ, इसको जिताने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। इसका मतलब यही है। प्रत्येक 7 मतदाताओं में से एक व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल का सदस्य था, मतलब मान लीजिए कि वोट करने के लिए गया गया तो एक बार यदि 7 व्यक्ति वोट करने जाता है तो 7 व्यक्ति में से एक व्यक्ति किसी पार्टी का व्यक्ति माना जाता था, मतलब वो जो है कि अपने आप को किसी पार्टी का व्यक्ति मानता था। ये किसके समय के बाद था? ये 2004 के समय था। मतलब 7 व्यक्ति यदि वोट करने के गया है तो किसी को जो है कि ये लगता है कि ये पार्टी जो है मेरा है और इस पार्टी को जितना चाहिए, 7 में से एक व्यक्ति को। ओके, यहाँ भी कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। भारत में चुनाव संबंधित किसी गतिविधियों में भाग लेने वाले प्रतिशत, ये जो है कुछ दिया गया है। तो 1996 में यहाँ पर देखिए क्या क्या बात है, जो ये चुनाव वर्ष है और परसेंटेज है। यहाँ पर देखिए आपको 1996 में कितना परसेंटेज है, 1998 में कितना परसेंटेज है, 1999 में कितना परसेंटेज है और 1904 में कितना परसेंटेज है, यहाँ पर दिया गया। भारत में चुनाव से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेने वाले लोगों का प्रतिशत है, ये जो है कि 8%, 13%, 21%, 32%, इतना जो है कि प्रतिशत है ना। तो आगे हम लोग आते हैं पॉइंट, अभी बहुत सारा पॉइंट बचा हुआ है। अब यहाँ पर खुद करें खुद सीखें, तो ये जो है क्या लिखा हुआ है इसको आप देखिए और देखने के बाद इसमें जो है आप काम करिए। अपने परिवार के जो सदस्य मतदाता है, मतलब आपके परिवार में जो सदस्य जो मतदाता है, क्या है, वोट देने वाला है ना, उनसे पूछिए कि उन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में वोट दिया था या नहीं। मतलब उससे पूछना है कि आप वोट दिए थे या नहीं दिए थे। अगर उन्होंने वोट दिया हो तो उसने इसका कारण पूछिए, मतलब आप वोट दिए तो क्यों वोट दिए ये आपको पूछना है। अगर उन्होंने मतदान किया हो तो उनसे पूछिए कि उन्होंने किस पार्टी और किस उम्मीदवार को वोट दिया और क्यों दिया। मतलब यदि किसी को वोट दिया है तो क्यों वोट दिया है, किस लिए वोट दिया, आपको क्या फ़ायदा लगा, इस व्यक्ति पर आपको कुछ फ़ायदा लगा इसलिए आप वोट दिए, या तो फिर इसे मनमाने ढंग से जाकर वोट दिए। ये आपको जो है कि अपने परिवार के सदस्यों से पूछना है। उनसे यह भी पूछिए कि क्या चुनावी सभा या रैली में शामिल होने जैसी किसी चुनावी गतिविधियों में उन्होंने हिस्सा लिया था। मान लो किसी प्रकार का जो प्रचार हो रहा था, कहीं प्रचार हो रहा था, तो क्या प्रचार में आप भाग लिए थे और भाग लेकर आप वहां पर जो है कि बैठे थे, भाषण सुने थे या नहीं सुने थे, इस बात को जो है आपको पूछना है। तो ये भी बात जो है किससे पूछिएगा, तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो है पूछिएगा। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग चलते हैं चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। मतलब जब चुनाव होते हैं तो वोट होगा, वोट होने के बाद क्या होगा, चुनावी नतीजा आएगा। मतलब वोट हुआ तो वोट होने के बाद क्या होगा, वोट जैसे ही वोट हो गया तो वोट होने के बाद जो है चुनाव नतीजा आएगा। चुनावी नतीजा मतलब क्या है, चुनावी नतीजा मतलब कोई जीतेगा कोई हारेगा, उसका नतीजा तो आना है कि नहीं। तो यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही है। मतलब क्या है कि लास्ट में जो है जैसे आप परीक्षा दिए तो परीक्षा देने के बाद आपको कितना नंबर आया कितना नंबर नहीं आया, पास हुए या फेल हुए, ये बात आपको पता चलता है। कब पता चलता है, जब आपका रिजल्ट आता है। उसी प्रकार चुनाव होने के बाद उन लोगों का जब रिजल्ट आता है तब उन लोगों को पता चलता है कि वो जो है कि पास हुए या नहीं, मतलब वो एमएलए बनने के काबिल बने या नहीं बने, या एमपी बनने के काबिल बने या नहीं बने। ये जो है कि उन लोग का रिजल्ट आने से, जैसे आप लोग क्लास में जो है पढ़ते हैं तो क्लास में परीक्षा देते हैं तो रिजल्ट आता है, उसके बाद पता चलता है आप पास है या फेल है। उसी प्रकार से जो है इन लोगों से यही रिजल्ट आता है और उसमें से कौन व्यक्ति जीता या कौन व्यक्ति हारा ये पता चलता है। कब पता चलता है, जब चुनाव नतीजा आ जाता है, मतलब चुनाव का रिजल्ट आ जाता है। समझ में आ रहा है ना। समझ में आ रहा है तो आप एस लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स पर। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से ना हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाते हैं। मतलब यदि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो, मतलब कि किसी प्रकार का सेटिंग वाला चुनाव हो, तो क्या जो ताकतवर वाले व्यक्ति हैं, जो धनी वाले व्यक्ति हैं, उनके पास ही नतीजे जाएंगे और वही व्यक्ति जो है कि बार बार जीतते जाएंगे, बार बार जो है उन लोग जीतते जाएंगे। ऐसी स्थिति में शासक पार्टी चुनाव हारती ही नहीं। मतलब जो सत्ता में जो पार्टी है, मतलब जो रूल कर रही है, रूलिंग पार्टी है, जो देश चला रही है या जो राज्य सरकार चला रही है, वो कभी हारेगी ही नहीं। वो क्या है, कभी हारेगी नहीं, क्योंकि वो जो सारा सेटिंग चल रहा है तो सेटिंग में तो कौन हारने वाला है। तो ये जो है हो सकती है ना। तो यहाँ पर ये किताब बता रहा है आमतौर पर हारने वाली पार्टी गड़बड़
ढंग से कराए गए चुनाव के नतीजों को स्वीकार नहीं करती। मतलब जब गड़बड़ ढंग से चुनाव किया गया है तो उस नतीजों को स्वीकार करने का मन ही नहीं करेगा। यदि वो इतना मेहनत किया है और बेचारा जो चुनाव हार गया और उसको पता चल गया कि धांधली हुई है, चुनाव धांधली हुआ है, तो किसी प्रकार का जो है कि उस मानेगा ही नहीं चुनाव को, जो बोलेगा ये जो है निष्पक्ष ढंग से चुनाव नहीं हुआ है कि नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफ़ी कुछ कर देते हैं। मतलब जब चुनावी नतीजे आ जाते हैं, चुनाव का रिजल्ट आ जाता है तो बहुत कुछ बोल देता है। उसको पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, तो हम लोग यहाँ पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं। मतलब यहाँ क्या लिखा है, भारत में शासक दल जो सत्ता मतलब जो पार्टी जो है कि या तो मुख्यमंत्री बन के काम कर रही है या तो फिर आपका केंद्र सरकार में काम कर रही है। यहाँ पर लेकिन यहाँ बात किया जा रहा है केंद्र सरकार की ही बारे बात किया जा रहा है, राज्य सरकार के बारे बात नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग का केंद्र सरकार का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्या होता है, शासक दल मतलब केंद्र सरकार, राष्ट्रीय और प्रांतीय, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय और प्रांतीय मतलब प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते हैं। प्रांतीय मतलब छोटे छोटे इलाकों में जो बांटा गया है, उस प्रांत में जो बांटा गया है तो वो जो है कि वहाँ पर चुनाव हार जाती है। बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उसमें से प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टी हारी है। मतलब 3 यदि सीट है तो उसमें 2 जो है कि शासक दल हार जाती है। कहाँ पर हार जाती हैं, प्रांतीय जगह में हार जाती है, प्रांत जो जगह है वहाँ पर हार जाती है। अब आगे देखते हैं। अमेरिका में मौजूदा चुनाव हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारते हैं। मतलब अमेरिका का जो प्रतिनिधि कभी कभी ही चुनाव जो है या शायद ही चुनाव हारते हैं। भारत में वर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति इस साल जो चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, हो सकता है कि अगले बार जो है कि वो हार जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है आधे व्यक्ति चुनाव हार जाते हैं। मतलब नए चेहरे जो जीत जाते हैं और पुराने चेहरे जो हैं हार जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हो या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो अमीर लोग हैं वोट खरीद लेते हैं, और पैसे वाले उम्मीदवार जो पैसे देकर वोट लेना चाहते हैं, और जो अपराधी है जो जेलों में बंद है उसके बाद भी चुनाव लड़ते हैं, उन लोग जो है भारत देश में कई बार जो चुनाव या कई बार हर बार है ना चुनाव जो है हार जाते हैं। कई बार हार जाते हैं, कुछ लोग जीत भी जाते हैं, है कि नहीं। कुछ लोग जीते भी थे, है ना, लेकिन अधिकतम बार जो है हारते ही हैं। 1-2 बार अपवाद की तरह देखा जाए तो कुछ जो है जीत जाते हैं, लेकिन अक्सर जो है हारते ही जाते हैं। कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो यहाँ पर ये अपवाद लिखा गया। अपवाद मतलब क्या है, 1-2 बार जो है जीत जाते हैं। तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार लेते हैं। कुछ अपवाद को यदि छोड़ दिया जाए तो जो पार्टी है वो पार्टी जो हार गई है वो इस बात को मान गई कि चुनाव सही ढंग से हुआ है, लेकिन मैं हार गया हूँ। क्या कहा जाता है कि मैं हार गया हूँ, चुनाव तो बिल्कुल सही तरीका से हुआ था लेकिन मैं जो है हार गया हूँ। तो इस बात को भी आप लोग जो है समझ गए। अब क्या है आगे वो देखते हैं। अब हम लोग का जो है यहाँ पर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ, है ना। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अभी स्वतंत्र, उसके बाद कितना है, हाँ आज ख़त्म कर दिए, आज ख़त्म हो गया समझिए। चलो बहुत अच्छी बात है। आज चैप्टर आपका जो है कि पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए और ये समाप्त हो जाएगा आज, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। इन बातों से हम इस सरल से निष्कर्ष पहुँच सकते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू होती हो। थोड़ा सा रुक जाइए। हम लोग 4-5 पॉइंट्स जो है सारा चीज़ पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक जो था यहाँ पर था स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद जो है कि कुछ पॉइंट होने के बाद ये जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा जो लगभग लास्ट का पॉइंट है कि नहीं। तो नेताजी बचा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आप लोगों को दिखाई देगा। इन बातों से हम इस सरल से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाती है, मतलब जो पार्टी जो चुनाव
जितने के बाद सरकार बनाती है उसे लोगों का समर्थन प्राप्त होता है, मतलब उसका जो लोगों ने वोट दिया है तो मतलब क्या, लोगों का समर्थन उसे प्राप्त है कि नहीं। संभव है कि हर निर्वाचन क्षेत्र पर यह बात लागू ना होती हो, मतलब हर निर्वाचन क्षेत्र में इस प्रकार का बात लागू ना होता हो। कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीके से जीतते हैं, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ उम्मीदवार ऐसे भी है जो अपने पैसों के दम से या तो फिर पैसों के दम से या फिर अमीरी के कारण से या फिर दबंगी के कारण से या फिर अपने डरा के जो है कि जीतने का काम होता है। तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कुछ उम्मीदवार पैसों के जोर पर या गलत तरीकों से, मतलब गलत तरीका से जीतने में कामयाब हो जाता है, पर चुनाव का कुल नतीजा अभी भी लोगों की इच्छा को ही बताता है। मतलब क्या है कि एक दो निकल भी जाए अपवाद के रूप में, उसके बावजूद भी जो है कि अधिकतम जो है कि जो कैंडिडेट आते हैं वो जनता के वोट से ही आते हैं। पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में इस सामान्य नियम के थोड़े बहुत अपवाद हैं, मतलब इसके थोड़े बहुत जो है कि कुछ बातें हैं जो अपवाद के रूप में हैं, और यही चीज़ भारतीय चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक बनाती है। और ये सारे चीज़ जो है मिलकर भारतीय चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने का जो है कार्य करती है। अब पर आगे पर जब हम थोड़े ज़्यादा गंभीर मसलों पर गौर करके कुछ सवाल उठाएंगे तो तस्वीर थोड़ी अलग होगी। मतलब यदि हम लोग बात करें और कुछ गंभीर सवालों को उठाया जाए तो मसला थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीज़ें जानकर फैसले करते हैं? मतलब कोई वोटर जो है जब वोट करने जाता है तो वो अपने नेताओं के बारे में, अपने पार्टी के बारे में, जिस पार्टी को वोट देना चाहता है या जिस नेता को वह वोट देना चाहता है, तो क्या वह सारे उस जानकारी उसे ले जाने के बाद या ले लेने के बाद ही वोट करता है? मतलब कोई भी व्यक्ति किसी को वोट करने के लिए जाएगा, किसी पार्टी को वोट करने जाएगा, तो क्या वह पार्टी के नेताओं के बारे में या पार्टी के बारे में, पार्टी क्या सोचती है, क्या करना चाहती है और किस प्रकार से हैं या कैसे हैं, ये जानने के बाद वोट करते या नहीं करते? यहाँ पर यह बात पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं सारी चीज़ें जानकर फैसले करते हैं। क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? मतलब क्या है कि जो मतदाता है उसे क्या स्वस्थ मतलब यहाँ पर हेल्थ से नहीं है, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि क्या लोग जो है कि इतने उम्मीदवार हो पाते हैं, इतने उम्मीदवार वहाँ पर खड़े होते हैं कि लोग जो है अपने पसंद को चुन सकें, या ऐसे उम्मीदवार तो खड़े नहीं हो जाते हैं जो सारे के सारे जो गलत हो और उसमें से एक को चुनना पड़े। यहाँ पर इसका मतलब ये है। क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या चुनावी मैदान जो है कि बराबरी का हिस्सा देता है, बराबरी का जो है कि काम देता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है और अमीर है, उसी प्रकार एक गरीब आदमी और खड़ा है, तो क्या बराबरी का जो है उम्मीदवारी देता है? तो ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं, भारत सरकार या भारत देश जो है, भारतीय संविधान सबको बराबरी अधिकार देता है। क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने का कल्पना भी कर सकता है? यहाँ पर पूछा रहा है कोई सामान्य व्यक्ति जो गरीब हो या जो नीचे दबे कुचले व्यक्ति हो या फिर जो है कि कभी सोचा भी ना हो, ऐसा व्यक्ति खड़ा होकर क्या चुनाव जीतने की कल्पना कर सकता है? तो भारत में ऐसा हो सकता है, ऐसी कल्पना जो है भारत में हो सकता है। इसके नीचे तो कुछ नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों को और हमारा ध्यान दिलाती हैं। ये कुछ ऐसे ही मुद्दे हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है जिसे हम लोग को जो है पढ़ना है कि नहीं, तो यहाँ पर पढ़ते हैं क्या दिया है। पॉइंट वाला पॉइंट है ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे। मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है और पार्टियां, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो गलत तरीके से चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ पर बोला जीत सकते हैं। यह कहना मुश्किल है पर उनकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है। मतलब ये कहना तो मुश्किल है कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा, ये जो है कहना मुश्किल है कि ज़्यादा पैसा वाला उम्मीदवार जो है जीतेगा कि नहीं जीतेगा, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन उसका जो पैसों के कारण से उसकी स्थिति जो हरदम मजबूत दिखाई देती है, उसका जो मजबूती जो है दिखाई देती है। भले वो जीते अन्यथा ना जीते, लेकिन मजबूत तो दिखाई देती है। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। चुनावी अभियान शीर्षक वाला यह कार्टून लातिन अमेरिका के संदर्भ में बना था। क्या यह भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों पर लागू होगा? यहाँ पर जो है कि कुछ पैसों मुद्रा के बारे में, डॉलर है, ये कार्टून बनाया गया है। तो ये जो लातिन अमेरिका के बारे में बना था, यहाँ पर भी एक छोटा सा कार्टून है ना। तो ये चीज़ है, लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर एक कार्टून है, देखिए ये कार्टून यहाँ पर जो टुडे भाषण दे रहा है कि नहीं। तो सारे लोग हाथ जोड़े खड़े हैं और उसके बाद जो है कि यहाँ पर देखिए एक कार्टून क्या है, देखिए इधर का कार्टून और एक इधर का कार्टून।
दिखाई दे रहा है। मतलब नेता लोग जो है एक जनता को जो भाषण दे रहा है वो जनता है। टुडे में जो है जनता जो है भाषण दे रहा है कि हाँ आपको भाषण देने का मौका दिया जा रहा है, और जब वोटिंग हो जाता है तो जनता के ऊपर लात देकर आदमी निकल जाता है। ऐसा यहाँ पर कार्टून पर दिखाने का कोशिश किया गया और लिखा है बूझो तो जानो, है कि नहीं। मतलब समझ गया तो जान जाओ, नहीं समझ गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं समझेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर भी देख लेते हैं। क्या यह कार्टून वोट के पहले और बाद के मतदाताओं की सही स्थिति को दिखाता है। मतलब क्या वोट से पहले आपको पैर छू के प्रणाम करके या फिर आपको अलग अलग बातें करके आपके लिए मैं ये कर दूंगा, आपके लिए वो कर दूंगा, मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगा, आप बोलिए तो आपके घर में सारा घर धो दूंगा, कचरा साफ कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। जब चुनाव होने के बाद क्या बोला था हमें पता ही नहीं। तो ऐसा जो है कि यहाँ पर कार्टून में वो चीज़ दिखाया गया जो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है कि समाज को ही दर्शाता है। और कार्टून जो बनते हैं तो समाज से ही लेके बनते हैं। क्या किसी लोकतंत्र में ऐसा हमेशा ही होगा। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जब ऐसा नहीं हुआ। तो ये आप लोग का काम है, आप लोग करिएगा। और मेरा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा पॉइंट आगे बढ़ाते हैं। एक पॉइंट हम लोग ने लिए, दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। मतलब क्या है, देश में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ आपराधिक पृष्ठभूमि मतलब जो आतंक या जुर्म करने वाले जो व्यक्ति हैं उस पृष्ठभूमि से आते हैं, उसके बावजूद भी उम्मीदवारी में चुनाव क्षेत्र में खड़े होते हैं। और खड़े होने के बाद वो जो चुनाव कभी कभी जीत भी जाते हैं, जो पहले से ही जो है बताया जा रहा है। और पार्टी जो उसे टिकट भी दे देती है। और टिकट का मतलब क्या है, कोई पार्टी उसको क्या कहते हैं आगे बढ़ाने का काम करता है। एमएलए का टिकट, एमपी का टिकट कोई पार्टी देती है, या तो कुछ लोग जो है बिना पार्टी के टिकट से खड़ा होते हैं, उसको कहा जाता है निर्दलीय। उसको क्या कहा जाता है, निर्दलीय। अब आगे देखते हैं, अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवार का जोर है। मतलब कुछ ऐसे पार्टी हैं जो अपने परिवार का ही बच्चों को, जैसे बाप प्रधानमंत्री, बेटा स्वास्थ्य मंत्री, उसका नाती जो है कि शिक्षा मंत्री, या तो फिर उसके चाचा के जो है कि रक्षा मंत्री, इस प्रकार के पदों में चल जाते हैं। या फिर उन लोगों को जो है टिकट देने का काम किया जाता है। अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने करीबी लोगों को जो है कि यहाँ पर देने का जो है कार्य करते हैं। कार्टून में जो ऊपर में दिखाया गया था, और उसमें जो है दिखाते हैं आपको एक कार्टून जिसमें से लिखा भी है ना, कार्टून में लिखा हुआ है। तो कार्टून के बातों को भी थोड़ा सा देखना जरूरी है। तो यहाँ पर कार्टून ये देखिए, यहाँ पर जो नेता लोग हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है। यहाँ पर कहता है नेता लोग, यह कहने की क्या जरूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदार को ही टिकट दिया। जो व्यक्ति जीत सकता था उसको मैंने टिकट दिया, और जो मेरे रिश्तेदार थे उसको मैंने टिकट दिया। ये कहने के बाद क्या थी, किसको कह रहा है, मीडिया को कह रहा है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है सवाल पूछा गया, उसका आंसर देते हुए दिखाया गया है कि नहीं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये एक हो गया। तीसरा पॉइंट ये है, अलग अलग पार्टी कुछ एक परिवार के जोर से और रिश्तेदारों को आसानी से टिकट देते हैं। अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबों को जो है कि टिकट देने का जो है काम करते हैं कुछ एक पार्टियां। मतलब हर एक पार्टियां नहीं, कुछ एक पार्टियां। अब आगे देखते हैं, अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता। और एक बात यहाँ पर बोला गया है कि जो आम आदमी है उसे कोई अच्छा ढंग का विकल्प नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियाँ और व्यवहार कमोबेश एक से होते हैं। मतलब दोनों पार्टियां जो हैं उसके व्यवहार और सारा चीज़ जो है लगभग एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पर किताब का जो है कि पॉइंट में से चौथा पॉइंट कंप्लीट। ये पांचवा पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये पांचवा पॉइंट ही है, बड़ी पार्टियां की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है। जो किसी पार्टी से खड़ा नहीं होता है उसे निर्दलीय कहा जाता है। तो उसे जो है कि बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ता है। या छोटे दल जो होते हैं उससे भी बहुत सारा परेशानी उठाना पड़ता है मतदान के समय। ये चुनौतियां भारत की ही नहीं है, मतलब ये चुनौतियां जो है सिर्फ भारत का ही नहीं है, कई स्थापित लोकतंत्रों की भी यही स्थिति है। मतलब बहुत सारे जो लोकतंत्र देश है वहाँ पर भी ऐसी स्थिति दिखाई देती है। लोकतंत्र में जो लोग आस्था रखते हैं, लोकतंत्र पर जो लोग आस्था रखते हैं मतलब विश्वास करते हैं, उनके लिए ये चीज़ें गहरी चिंता का विषय है। उन लोगों के लिए जो है गहरा चिंता करने का विषय सब्जेक्ट। इसमें से कुछ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए चुनाव प्रणाली में जरूरी बदलावों की मांग नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों की तरफ से होती रही है। मतलब बहुत सारे संगठन हैं जो इस प्रकार के जो बदलावों का जो मांग करते रहते हैं। क्या आप कुछ चुनाव सुधार सुझाव कर सकते हैं? इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है? यहाँ पर आप लोग को लिखना है कि इस सारे स्थिति को सुधारने के लिए क्या जो है
एक आम नागरिक कर सकता है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है एक आम नागरिक हैं और आम नागरिक इसमें कौन सी भूमिका निभा सकती है, ये आपको जो है कि एक नोट्स बना के तैयार करना है। मतलब आपको जो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि ये सारे चीज़ें जो है ऊपर में हम लोग पढ़े उसको सुधार करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है, एक आम नागरिक क्या कर सकता है। आम नागरिक कौन है, तो आप और हम जो है एक आम नागरिक है। और यहीं पर जो है कि आपका ये जो चैप्टर आज 3 लेसन समाप्त होता है। सिविक्स का तीसरा लेसन जो है खत्म हो जाता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिसे हम लोग देखते हैं। ये भारतीय चुनाव के बारे में कुछ तथ्य हैं, इसमें से प्रत्येक पर टिप्पणी करके ये बताइए कि मतलब यहाँ पर जितना है तथ्य दिया हुआ है, मतलब लिखा हुआ है, और इसमें से आपको हर एक बात पर टिप्पणी करना है और बताना है ये चीज़ें हमारी चुनाव प्रणाली की शक्ति को बढ़ाती है या कमजोर करती है। और आपको बताना है कि ये सारे जो है कि हमारे चुनाव प्रणाली को मजबूत करता है या तो कमजोर करता है, या तो मजबूत करता होगा या तो कमजोर करता होगा, दोनों में से एक करता होगा, दोनों तो करता नहीं होगा। तो आपको ये बताना है। अब आगे देखते हैं। तो ये पॉइंट जो दिया गया, तथ्य दिया गया है, और तथ्य यहाँ पर 4 तथ्य दिया गया है। इसको आप लोग को देखना और हर चीज़ में कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर पहला जो लिखा हुआ पॉइंट लिखा है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 12% थी। मतलब जो 16वीं लोकसभा जो हुई उसमें जो महिला जो लोग थे उसका जो प्रतिशत यदि निकाला जाए तो 12% महिलाएं थी। चुनाव कब हो इस बारे में अक्सर चुनाव आयोग सरकार की नहीं सुनता। मतलब जब चुनाव कब करना है, चुनाव कब हो इस बारे में अक्सर चुनाव आयोग, मतलब चुनाव आयोग सरकार से पूछता नहीं, सुनता नहीं। सरकार क्या बोल रही है उसके से कोई लेना देना नहीं। जब चुनाव कराना है उसे चुनाव कर देंगे। तीसरा पॉइंट है, इसमें आप लोगों को कमेंट करना है, लिखना है। मतलब यहाँ पर वीडियो में कमेंट नहीं करना है, कॉपी में जो है कि लिखना, नोट्स बनाना, ये सारे वर्डों में, है ना। 16वीं लोकसभा में 440 से अधिक सदस्यों की संपत्ति 1 करोड़ से भी अधिक थी। मतलब 440 सदस्य, टोटल कितने हैं, 543 में से 440 ऐसे लोग थे जिसका संपत्ति जो है 1 करोड़ से अधिक था। इसमें भी आपको टिप्पणी करना है, आपको लिखना है। चुनाव हारने के बाद एक मुख्यमंत्री ने कहा मुझे जनादेश मंजूर है। मतलब एक मुख्यमंत्री था बेचारा, चुनाव हार गया, हारने के बाद कहा कि मुझे ये जनादेश मंजूर है। तो इसमें भी आपको कमेंट करना है। अभी तक आप लोग को जो है कि कुछ नहीं मिल रहा था, क्या नहीं मिल रहा था, ज़्यादा क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको जो है कि क्वेश्चन बनाने के लिए मिला है। यहाँ पर देखिए चुनाव धांधली, एक आप में से ही कोई बच्चा ने पूछा था चुनाव धांधली क्या है, तो यहाँ पर जो है कि लिखा हुआ है, पूरी तरह से लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। चुनाव धांधली क्या है, चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवार और पार्टियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ या फेरे, इसमें से कुछ ही लोगों द्वारा काफ़ी सारे लोगों के वोट डाल देना, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना और मतदान अधिकारियों से डरा धमका कर या रिश्वत देकर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में काम करवाना, ऐसी बातें शामिल है। इसे चुनाव धांधली कहा जाता है। ये तो मैंने पहले ही समझा दिया, तो यहाँ पर जो है डिस्क्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमको जो एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको यदि समझ ना आया हो तो आप पार्ट 3 देख लीजिएगा। पार्ट 3 में जो है कि चुनाव धांधली के बारे में बताया गया है, और पार्ट 3 में नहीं होता तो 4 में ज़रूर होगा, क्योंकि पार्ट 3 या हमको जहाँ तक याद है कि पार्ट 3 में ही हमने चुनाव धांधली के बारे में बताया था। निर्वाचन क्षेत्र क्या, इसके बारे में हमने बताया है, तो उसमें भी कोई ना कोई पार्ट में मिल ही जाएगा। 1 2 3 4 5 ये जो पार्ट हैं उसमें से किसी न किसी पार्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो क्या चुनाव क्षेत्र, यहाँ पर कुछ एक लाइन में लिखा हुआ है, एक खास भौगोलिक क्षेत्र में मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। आचार संहिता क्या, आचार संहिता के बारे में बता दिए। जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़कर, उसे ये पता है, ये सारे चीज़ जो है कि मैंने करवा दिया है। आचार संहिता भी जो है कि कंप्लीट हो चुका है। आचार संहिता को भी समझना है तो आप पिछले वीडियो को जाकर देखिए, तब जाकर आपको आचार संहिता भी समझ में आ जाएगा। चुनाव के समय पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश आचार संहिता कहलाता है। तो ये सारे चीज़ मैंने बता चुका हूँ, इसलिए अभी डिस्क्राइब करने के मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। कल आपको जो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो कल आपको जो है कि इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर मिलेगा। और यहाँ पर आपका जो है ये सारे सवाल हैं, है ना, सवाल है, कितने सवाल हैं, यहाँ पर प्रश्नावली लिखा हुआ है। प्रश्नावली में जो सवाल हैं, आप सारे सवाल को जो है कि चैप्टर अभ्यास का जो है टोटल कंप्लीट कर लेना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 सवाल हैं, मतलब 1 से 11 तक आपको जो है कि बना लेना है। 1 से 11 तक आपको क्या करना है, बना के कंप्लीट कर देना है। और आप लोग को कल जो है कि इकोनॉमिक्स का दूसरा
पार्ट 2 लेसन 2 जो है आप लोग का वीडियो मिलना शुरू होगा। कल से आप लोग इकोनॉमिक्स का लेसन 2 कंप्लीट करने की ओर हम लोग बढ़ेंगे, वहाँ से शुरुआत होगा। पहला पार्ट आप लोग का इकोनॉमिक्स का कल मिलेगा। तो आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए, और जो वीडियो को आज देख रहे हैं पहली बार, तो आप वीडियो को ना देखें, आप पहले सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद 2 देखिए, उसके बाद 3 देखिए, 4 देखिए, इसके बाद इसमें आके देखिए, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको कोई समझ में आने वाला नहीं है। चलिए अब इतना ही मुझे करना था। गुड बाय, गुड नाइट, थैंक्स, आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद।